वेलकम टू ओनली आईएएस। और हम स्टार्ट करने वाला अपना 7th लेक्चर जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम कवर करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो रिलीजन। सो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे ताकि आपको एक फ्लो मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैनिज्म करेंगे। सो रिलीजन वैसे ओरिजिनेट क्यों हुआ इस टाइम में, क्योंकि पहले हिंदुज़म आ चुका था। तो हिंदुज़म के बाद ये दो रिलीजन आए क्यों नए जो सबसे बड़े थे। इनकी वजह थी, पहली बात, रूलिंग क्लास कौन सी थी, क्षत्रिय थी, और प्रीस्टली क्लास ब्राह्मण्स थी। सोशल ऑर्डर में जो सामाजिक तबका था उसमें इनका वर्चस्व था। और ये हालांकि रूलिंग क्लास थे पर इनका वर्चस्व कई मायनों में नहीं था, तो इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट था, जिस वजह से पहले ये काफ़ी असंतुष्ट थे इनकी वजह से। तो इसलिए जब नए रिलीजन आए तो इन्होंने सपोर्ट किया, क्षत्रियों ने। और राजा सपोर्ट नहीं करेगा तो रिलीजन बन नहीं पाएगा। शूद्रास बहुत सारे अत्याचार सह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हिंदुज़म के अंदर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। ट्रेडिंग क्लास जो थी उनको जो मटेरियल वेल्थ थी, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो चुके थे, पर उनके पास कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं थी, उनके पास कोई वजह नहीं थी कि सामाजिक रूप से उनकी कोई वजह। इसलिए देखते हैं कि जो नए रिलीजन्स फॉर्म हुए बेसिकली वो वैश्य या ट्रेडिंग क्लासेस से ही थे, और जो कि उनका उन्होंने मेनली इन्हें अडॉप्ट किया, जैनिज्म को या फिर बुद्धिज्म को, जिस वजह से वो काफ़ी उनकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ी। चौथा पॉइंट कि इसलिए भी ये हुआ कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स नई नई आ चुकी थी, जो कि पुराना सिस्टम सेक्रीफाइसेस का था, बलि प्रथा का। इससे क्या होता था, बहुत सारे चीज़ें का कमी पड़ गई थी। अब नया एग्रीकल्चर आ गया, आपको ट्रेड कम्युनिटी बढ़ गई है, आपको कैपिटल लेना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे पैसे लेना मना था। ट्रेडर कम्युनिटी इन सब के खिलाफ है। धर्मशास्त्र कहती थी इंटरेस्ट मत लो कैपिटल पे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो भाई ट्रेडिंग कैसे बढ़ेगी, कैपिटल नहीं आप क्रेडिट पे नहीं लोगे तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ कन्फ्लिक्ट था, मतलब सोसाइटी आगे बढ़ चुकी थी पर रिलीजन वहीं फंसा रह चुका था। और एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी बदल गई थी जो उस पुराने सिस्टम के साथ सेट नहीं करती थी। तो इन्हें ज़रूरत थी एक नए सिस्टम की, जो कि इन्हें उस सिस्टम से बाहर ले जाए, जो कि कहता है कि हर चीज़ की पूजा करो, किसी चीज़ का उपयोगी मत करो। तो रिफॉर्म्स की जरूरत थी, इस वजह से नया रिलीजन आया और नए शहर हुए, नए आर्ट्स आए, नई क्राफ्ट्स आई। इनको एक नया आउटलेट चाहिए था। हर बदलते समय के साथ एक नया सोशल ऑर्डर आता है। अगर कोई रिलीजन अपने आप को मूव नहीं कर पाता और वो वैसा ही रह जाता है तो उसमें कई समस्याएं आती हैं। इसलिए बड़े बड़े रिलीजन्स वही होते हैं जो अपने आप को रिमॉडल कर पाते हैं। और हिंदुइज्म काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में सख्त हो चुका था, जिसको बदलने के लिए दो नई रिलीजन्स आए थे और जिन्होंने ये एक ग्राउंड तैयार किया था कि अब कुछ चेंजेस चाहिए होते। तो ये चेंजेस आए, और कैसे आए अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले कि प्रोमिनेंस क्यों मिला उन्हें। दो रिलीजन तो आ गए थे जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रोमिनेंस क्यों मिला, प्रोमिनेंस देखिए, पहले तो हमें पता था कि वन सिस्टम था नहीं, अब वन सिस्टम आ गया, ठीक है, कि इनमें वन सिस्टम नहीं था नए रिलीजन्स में। यहाँ पे इक्वलिटी की बात थी, यहाँ पे ट्रेडर कम्युनिटी ने जो डोनेट किया और राजा ने भी सपोर्ट किया था। और ये नॉन वायलेंस प्रीच करते थे, कॉमन लोगों की लैंग्वेज बोलते थे, प्राकृत और पाली, जबकि वो थे संस्कृताइज लैंग्वेजेस थी हिंदुइज्म की। तो जो ब्राह्मण्स का कब्जा हुआ करता था और काफ़ी एलिटिस्ट थी, मतलब एक तबके के पास ही सारी नॉलेज थी, बाकी लोगों के पास नहीं थी। और यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो थे, जो हिंदुइज्म के जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट था, वो इस चीज़ से परेशान था कि कई चीज़ें जो हैं इनकी बदली जा रही थी हिंदुइज्म की। और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था, इन्होंने एस्थेटिक वेज पे फोकस किया, मतलब कि सामाजिकता से दूर हटने की बात की, जैसे ब्रह्मचर्य की तरफ, इस तरह की बातों पे ज़्यादा फोकस किया। तो उनको भी इनका सपोर्ट कहीं से जाके मिला, इसलिए एक पूरा ग्राउंड तैयार हो गया और ये जल्दी से पॉपुलर हुए। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्यों ओरिजिनेट हुए और क्यों वो जल्दी से प्रोमिनेंस में आए थे उस पीरियड में। ये दोनों कोरिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं जैनिज्म पे। तो जैनिज्म, जैसे अगर आप शुरू करें, महावीर की ये तस्वीर है जो उनके 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर थे। तो कहा जाता है कि जैनिज्म जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार से। बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों यहीं से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से पहले मध्य प्रदेश होते हुए साउथ इंडिया की तरफ गया था, श्रवण बेलगोला में, और इधर एक राजस्थान की तरफ था, माउंट बाबू की तरफ। दो इसके तबके, श्वेतांबर और वो, जब इसको गए थे, दो धड़ जो इसके अलग अलग हुए थे, इसलिए इस एरिया में फैला था। और अभी तक जैनिज्म के कई सारे अनुयायी भारत में है, जबकि बुद्धिज्म लगभग भारत से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था एंशिएंट हिस्ट्री के बाद। देखते हैं जैनिज्म कैसे बना, क्या हुआ। सबसे पहले तीर्थंकर इनके थे ऋषभदेव, जिन्होंने जैनिज्म को स्टार्ट किया था। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये तीन इंपॉर्टेंट है, पहले ऋषभदेव, दूसरे पार्श्वनाथ, और 24वें जो थे वो थे महावीर, जो मेन इंपॉर्टेंट थे। तो जो टीचिंग थी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, पहले ने फाउंड किया ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर ने कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग दी थी, जो बाद में इनके जो चार इनके बेसिक, जो 5 बेसिक टीचिंग्स थी उनमें आया था। तो देखिए ऋषभ पार्श्वनाथ ने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। सत्य मतलब सच का, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, असत्य मतलब कभी चोरी नहीं करनी, और अपरिग्रह मतलब किसी चीज़ पर आपको पोजेस नहीं करना, किसी दूसरी चीज़ को, कुछ चीज़ जैसे प्रॉपर्टी नहीं रखनी, ऐसा कुछ नहीं रखना। और इन्होंने क्या किया था, वैदिक गॉड्स और वेदा को क्रिटिसाइज किया था। इस वजह से जो परेशान थे वेदा के कई से वन सिस्टम वगैरह से, तो वो बड़े आराम से इनकी तरफ मूव हुए।
और फिर महावीर 540 बीसी के आसपास पैदा हुए थे वैशाली के पास, जो इनके 24वें तीर्थंकर थे। वैशाली में जो है कुंडग्राम, यहाँ पर पैदा हुए थे। कुंडग्राम गांव का नाम था। आपको बुद्धा और महावीर की चीज़ें क्लियर करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन से काफ़ी आते हैं। फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। इनके फादर क्षत्रिय क्लान से थे और मदर लिच्छवी क्लान से थी। तो आप देखिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्षत्रिय क्लान से थे और ट्रेडर कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फॉलो किया। तो वही हमारे जो पहले 2 पॉइंट थे, क्षत्रिय भी दुखी थे और वैश्य भी दुखी थे, दोनों के सपोर्ट से ये आए। और 2 क्लैन एक साथ आए थे, दोनों क्लैन के एक थे और इन्होंने फिर अपना रिलीजन स्टार्ट किया। तो इनके फॉलोअर्स भी इनके पास आए। अब देखिए इनको कैवल्य, जैसे उनका था ना बोधिसत्व प्राप्त हुआ था बुद्ध को, तो इनको महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था 42 साल की उम्र में, जिसका मतलब है उन्होंने माइजरी और हैप्पीनेस पे काबू कर लिया था। खुशी और गम दोनों पे इन्होंने अधिकार कर लिया था अपना। और इनको केवलिन भी कहते थे। और ये कहाँ कहाँ किया था उन्होंने? रेजुकला की नदी के तट पे इन्होंने किया था, जो कहाँ पर है? वैशाली में, सॉरी बिहार में ही है अभी, आई गेस, मुझे याद नहीं है। और इन्होंने अपने सेंस ऑर्गन सब पे अपने सभी से कहते हैं ना इंद्रियों पे काबू कर लिया था, इसलिए इनका नाम जिन भी पड़ा था। और इन्होंने लास्ट डॉक्ट्रिन, इसमें एक और डॉक्ट्रिन ऐड किया जो 4 यहाँ पे थे, पहले हमने देखे थे, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और तो इन्होंने सब एक और ऐड कर दिया था, कॉन्टिनेंस, मतलब ब्रह्मचर्य वाला। तो इनके लिए ना निर्वाणा जो था, इसका मतलब था कि सब कुछ से आज़ादी, ऑल्ड वर्ल्डली डिजायर से आज़ादी। इनका मानना था कि इसको दुनिया के इन सबसे मुक्ति पाना है तो आपको निर्वाण लेना पड़ेगा। निर्वाण के तरीके क्या है? तो 3 रत्नों की बात की, त्रिरत्न की बात की। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। राइट नॉलेज, राइट फिलॉसफी एंड राइट वे ऑफ लिविंग। 3 चीज़ें बात है जो करना चाहिए, तभी आप जाके इस दुनिया के वर्ल्डली डिजायर से आप आराम मुक्त हो गए, आपको निर्वाण प्राप्त होगा। तो इनके डॉक्ट्रिन क्या थे? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 देखिए, ये जो थे इनमें से एक ये कॉन्टिनेंस वाला महावीर ने ऐड किया था। बाकी वो जो थे, बाकी वो किन्होंने ऐड किए थे? पार्श्वनाथ ने, जो कि इनके 23rd तीर्थंकर थे। अब देखिए बाद में इसका डिवीजन हुआ था श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर मतलब जो स्काई क्लैड थे, जो कोई कपड़े नहीं पहनते थे। देखिए जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने कहा था कि आप अपने कुछ हिस्सों को ढक के रख सकते हैं, मगर इन्होंने कहा था महावीर ने कि आपको कोई जरूरत नहीं कोई भी बॉडी पार्ट ढकने, क्योंकि सब कुछ तो डिजायर की वजह से ही है। तो वो बाद में क्या हुआ, डिवीजन हो गया था। श्वेतांबर व्हाइट क्लैड जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर स्काई क्लैड मतलब जो कुछ नहीं पहनते, और श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। जैनिज्म के साथ एक खास बात थी, इन्होंने कंप्लीटली अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से अलग नहीं किया था। मतलब हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग नहीं हुए थे। वेदा कुछ चीज़ों को हटाया था पर उससे जुड़े ही रह गए थे कहीं ना कहीं, और हिंदुइज्म के साथ अटैच हो गए थे एक तरह से। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज तक ये जिंदा है। बुद्धिज्म काफ़ी अलग हो चुका था, तो हिंदुइज्म और इसका एक तरह से था कि आप हिंदुइज्म में भी हैं तब भी आप जैन रह सकते हैं। तो लोग हिंदू भी रह गए और जैन भी बन गए। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश कर पाया बाद में भी। अब देखते हैं जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है। जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी की यूनिवर्स इज एटर्नल, एवर लास्टिंग, और 6 एलिमेंट से बना है ब्रह्मांड। जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इन 6 चीज़ों से बना है। अब हर एक चीज़ का इनके हिसाब से एक सोल है, सबकी एक आत्मा है। देखिए बेसिक डिफरेंस यहीं पर आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। इनका मानना है कि हर चीज़ की एक आत्मा है और वो फिजिकल बॉडी में फंसे हुए हैं। मतलब ईंट से लेके कीड़े से लेके और हम तक, हम अपने फिजिकल बॉडी में फंसे हुए हैं। मेन हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा को यहाँ से निकलना है और बाहर आकर, इनका मानना था कि कोई यूनिवर्सल सोल नहीं होती, सब में एक सोल होती है। हर इंसान के अंदर फ्लक्स में होती है पूरी बॉडी, एक से जगह दूसरी जगह चलती रहती है। और हमारा मेन काम क्या है? इस फिजिकल बॉडी से बाहर आना, निर्वाण प्राप्त करना। तो निर्वाण प्राप्त करने की वो 3 चीज़ें बताई थी, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या था? सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, और पहला क्या था मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये कहाँ गया वो जैसे ये इनके तीर्थंकर कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक फिलॉसफी में क्या क्या किसने किसने ऐड किया? सत्य, अहिंसा, सत्य था या फिर अपरिग्रह था, उन्होंने कॉन्टिनेंस ऐड किया था, केवल इनमें पैदा हुए थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, ये क्या है, अब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में ऐसे ही आते हैं। तो हम कहाँ थे? सॉरी, हम फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म में थे। तो ये 6 एलिमेंट से बनती है और हमको इससे आज़ादी पानी, हमारा यही निर्माण प्राप्त करने की कोशिश है। तो उन्होंने कहा 3 सोर्स होते हैं नॉलेज के। एक तो प्रत्यक्ष नॉलेज मतलब डायरेक्ट नॉलेज, अनुमान कंटेम्पलेशन, और तीर्थंकर जो लोग कह के गए 3 चीज़ें तरीके हैं सोर्स ऑफ नॉलेज के। तो जैन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज को कहते हैं अनेकतावादी या फिर स्यादवाद। इसने इंडियन लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान दिया। अनेकतावाद एक नया रेल्म बन गया इंडियन फिलोसफी और लिटरेचर के लिए। अनेकतावाद कहाँ से आया? जैनिज्म से। और आप याद करेंगे तो पहला जो था इनका वो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक
फिलॉसफी जिसे कहते हैं, दर्शन, दर्शन फिलॉसफी को बेसिकली हिंदी में कहते हैं। तो फिलॉसफी में बहुत बड़ा योगदान था जैनिज्म का, अनेकतावाद के इससे। और हम आज भी, आज के दौर में भी हम अपने कल्चर का इसको एक बेसिक पार्ट मानते हैं, इंडियन कल्चर का। तो जैन लिटरेचर की बात करें, ज़्यादा नहीं था, अगम था जिसमें 4 अंग थे इसके, और 12 अंग थे, और उसके बाद उसके उपअंग थे 12। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले जैन बने थे, जो बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने इसको कई जगह फैलाया। और उन्होंने आखिरी समय कर्नाटक में बिताया था, तो वो वहाँ से भी आप साउथ इंडिया में फैल गया, जो आप देख रहे थे उस मैप में। अगर आप पीछे देखें तो 2 धड़ों में बटा था। और मगध में भयंकर एक सुखाड़ पड़ा था, लोग उठ के साउथ की तरफ भद्रबाहु के अंदर चले गए थे, तो वहीं वहाँ रह गए थे स्थलबाहु के पास। तो इस वजह से यहाँ भी फैल गया और यहाँ भी फैल गया, और कलिंग वगैरह में भी कुछ कुछ फैला था, और फिर गुजरात की तरफ फैला था। तो पार्श्वनाथ ने कोशिश की थी कही कि अपर बॉडी लोअर बॉडी कवर करने की, पर महावीर ने कहा था सारे कपड़े अपने त्याग देने के लिए। और इनकी काउंसिल हुई थी मगध में, जिसमें इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो उसके बाद पाटलिपुत्र में वही था जहाँ ये 2 टुकड़े में बट गए, साउथर्नर्स दिगंबर और मगधन श्वेतंबर। वही दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, जिन्होंने कुछ नहीं पहना, श्वेतंबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और श्वेत मतलब होता है काला। तो जैन मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स हुई थी, और बसड़ी कहते थे इन्हें। इनको लैंड और पेट्रोनेज मिलती थी कर्नाटका किंग्स के अंदर, इसलिए कर्नाटका में साउथ में फैला, और अभी साउथ में भी काफ़ी पॉपुलर है जैनिज्म इसी वजह से। कर्नाटका किंग्स ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस दिए थे और लैंड वगैरह दी थी। और इंडिया में तो ऑफकोर्स मौर्य टाइम में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य से सबसे बड़ा राजा, जब वही बुद्धिज्म बन जाए, जैन बन जाए, तो ऑफकोर्स रिलीजन काफ़ी ज़्यादा फैलता है। फिर कलिंग में फैला है 4th सेंचुरी BC में, इसको खारवेल डायनेस्टी के लोगों ने इसको वो किया, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में, और ऐसी कई जगह फैला है। लेकिन इसको उतनी स्ट्रीट पैटर्न नहीं मिली जितनी बुद्धिज्म को मिली, इसलिए उतनी तेजी से नहीं फैला। पर क्योंकि हिंदुइज्म से अटैच रह गया ये, तो इसलिए लंबे समय तक चला, पर वैसा नहीं फैला जो विस्फोट हुआ था बुद्धिज्म में। क्योंकि अशोक ने इसको पूरी तरह से पेट्रोनाइज, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अडॉप्ट किया था, पर उसको उतना ज़्यादा फैलाने की कोशिश नहीं की थी। आपको पेट्रोनाइज देना और कि किसी को कहना भाई तुम रह लो, और किसी को कहना मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, तो काफ़ी फर्क होता है। तो प्रचार इस समय में बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा हुआ था। जो बेसिक मिशनरीज बना के भेजी गई थी, अशोक हो चाहे कोई भी हो, कनिष्क वगैरह, सबने कोशिश की थी बुद्धिज्म को ज़्यादा फैलाने की। तो इससे बुद्धिज्म काफ़ी फैला था, पर क्योंकि वो कम्प्लीटली डिटैच हो चुका था हिंदुइज्म से, इसलिए इंडिया में ज़्यादा रहा नहीं। पर जैनिज्म को ज़्यादा फैलाया नहीं, पर ये हिंदुइज्म से अटैच रहा, तो इंडिया में अभी तक थ्राइव कर रहा है ये। और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। ये बेसिकली कहता था कि 2 तरह के लोग होते हैं भाई, एक तो जो आम लोगों की ज़िंदगी, और मॉन्क के, दोनों की अलग डिफरेंशिएट किया था इन्होंने। ठीक है, आप आम आदमी रह के भी आप ये कर सकते हैं, जबकि बुद्धिज्म में थोड़ा अलग सिस्टम था, इसलिए बुद्धिज्म थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इन सम वेज। ये भी कुछ हद तक स्ट्रिक्ट था, जो इनके वो होते थे भिक्षु, उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रीब्यूशन क्या है जैनिज्म का? पहला कि इन्होंने वर्ण सिस्टम की कई सारी समस्याओं को सुधारा था। इसके बाद क्या हुआ, हिंदुइज्म में अपने आप सुधार होने शुरू हुए थे। संस्कृत को छोड़ दिया था, तो और प्राकृत लाया, जैसे आम व्यक्ति प्राकृत बोलते थे। संस्कृत की एक जैसे अपभ्रंश जिसे कहते हैं, उसका विकृत रूप था प्राकृत, जो आम लोग बोलते थे। संस्कृत पढ़ी नहीं जाती थी, कई शूद्रों को पढ़ने नहीं आता था, औरतों को पढ़ने नहीं आता था। पर जैनिज्म में प्राकृत अपनाई, और जिससे लिटरेचर फैला इनका काफ़ी ज़्यादा, और इनका अपना रिलीजियस लिटरेचर फैला, और आम लोगों में काफ़ी जागरूकता आई। और रिलीजियस लिटरेचर अर्ध मगधी आई, और वल्लभी में लिखने जाने लग गई। मराठी लैंग्वेज को भी इन्होंने कुछ हद तक वो किया था। फिर कल्पसूत्र आई थी, वो भी काफ़ी फेमस, को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एपिक पुराण जो भी थे, उनमें कई चीज़ें चेंज हुई थी। फिर प्राकृत की वजह से ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई रीजनल लैंग्वेज की। सुरेसिनी लैंग्वेज, मराठी, और अपभ्रंश जो मैंने कहा, वो सेवन रीजनल लैंग्वेज का असर उत्पन्न, इसकी वजह से डिबेट कल्चर आया, अनेकतावाद विचारधारा जिसकी बात हमने की। मेरी ये बात कल्पसूत्र आया, जिसमें बेसिकली जो टीचिंग्स है वो थी। आगे बढ़ते हैं। अब जैनिज्म, आज जो सेंटर ऑफ जैनिज्म देखते हैं, 2 से 7% पॉपुलेशन जैन है। अब देखिए यहाँ पर है ही, गुजरात वगैरह में, और आपकी थोड़ी सी यहाँ इधर भी है। तो वही थी जो मूव कर गई थी इस साइड, वो वहाँ पर अभी तक स्टैब्लिश्ड है। तो ये हमारा जैनिज्म है। अब कुछ रिविजन कर लेते जैनिज्म का। तो सबसे पहले हुआ था फर्स्ट तीर्थंकर, बताइए, महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या वर्धमान? ऑफकोर्स आंसर है ऋषभदेव। ही इज 23rd, ही इज 24th, एंड वर्धमान महावीर, दे सिंपल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर? कुंडग्राम, पावापुरी, कुशीनगर, पाटलिपुत्रा। कुंडग्राम इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैन लिटरेचर हैज हाउ मेनी अंगास? याद करिए, मैंने बताया था 12 अंगास। ये सारे क्वेश्चन आपको देखते ही पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने काफी स्ट्रेस किया था। व्हाट इज द 6 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ एज पर जैन रिलीजन? आप बताइए क्या क्या था। अगर आपको नहीं पता, आप रिलीजन में याद करिए, सॉरी, इन सबको आप याद कीजिए। मतलब ऑफकोर्स आप रिव्यू कर सकते हैं क्या क्या था। और थ्री ज्वेल्स कौन कौन से थे? ओके,
क्या पार्श्वनाथ ने ऐड किया, क्या महावीर ने ऐड किया था जैनिज्म बेसिक फिलोसफी में। अब देखिए बुद्धिज्म जो है वो काफ़ी वास्ट लैंग्वेज है। अब ये मैप देखिए वर्ल्ड रिलीजन का, वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड हुआ यहाँ से। अब सब कुछ यहीं से आया, इंडिया से हर जगह फैला है, ऊपर मंगोलिया तक गया, इधर आपका यहाँ से होते हुए यहाँ बैक्टीरिया में गया, यूरोप में, श्रीलंका होते हुए इन साउथ ईस्ट एशिया में गया, जापान। तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ इंडिया से। आप इंटरनेट पे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का मैप ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। बेसिकली जस्ट नॉलेज के लिए कितना ज़रा वास्टली स्प्रेड है ये, तो दिखाता है कितना ज़रा उस टाइम में भी ट्रेड कॉमर्स हुआ करता, तभी तो भाई इतनी जगह फैला ये। तो बुद्धिज्म काफ़ी लंबा फैला। बुद्धिज्म इंडिया से अगर देखें तो कैसे मूव किया था, तो ट्रेड रूट्स जहाँ जहाँ है गौर करिए, वहाँ वहाँ मूव। तो ये दिखाता है कि इस टाइम में ट्रेड बढ़ रहा था तो रिलीजन की जरूरत पैदा हुई थी। सिल्क रूट की बात करिए, OROB से कनेक्ट कर सकते हैं, चाइना भी OROB बना रहा है, देखिए ठीक यही रूट है उसका भी, अभी जो चाइना बना रहा है। सीपैक हो गया, या फिर जो लंदन की उसकी नई फ्रीट कॉरिडोर गई है ट्रेन। तो ऐसी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं इन सबसे, कि भाई बुद्धिज़्म का स्प्रेड और OBOC कैसे एक साथ था, कल्चर कैसे चेंज होता है, कैसे उसका इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकता है। बुद्धिज़्म बेसिकली गौतम बुद्ध से स्टार्ट होता है, जो कि लुम्बिनी में पैदा हुए थे नेपाल में। कपिल वस्तु थी, इनकी क्षत्रिय फैमिली थी। फिर देखिए क्षत्रिय थे राजा, पर उन्होंने उनको डोनेशंस किससे मिली, वैश्य से। और एक काउंटर कल्चर, काउंटर रिलीजन खड़ा हुआ, इससे ब्राह्मणिज्म को अपने आप को चेंज करना पड़ा। इनके फादर शाक्या थे और मदर कौशल डायनेस्टी से थी। कई इन्होंने 3 चीज़ें देखी थी, एक लाश जाते हुए लाइफ अल्टरिंग इंसिडेंट, एक बीमार आदमी, एक आदमी की लाश। इनको लगा था कि दुनिया में कुछ नहीं है, फिर वो चल पड़े थे ज्ञान की खोज में, और 60 साल ढूंढने के बाद इनको बौद्ध गया में एक पेड़ के नीचे सारनाथ में इनको पहला समय सारनाथ में था, बौद्ध गया में इनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पीपल के पेड़ के नीचे। खास बात ये, जो अभी पीपल का पेड़ बौद्ध गया में से बोधि वृक्ष कहते हैं, वो असली नहीं है, क्योंकि असली वाला जला दिया था आई थिंक किसी बख्तियार खिलजी, आई थिंक शायद किसी ने जलाया था। फिर एक जो वहाँ का एक सैपलिंग लाके श्रीलंका में लगाया गया था, उसको दोबारा लाके वहाँ लगाया गया बौद्ध गया में, जो अभी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज। तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध गया के बारे में, क्योंकि जो बुद्धा सर्किट इंडिया बना रही है प्रसाद स्कीम के अंदर, वो क्या है, जो इंडिया के भारत दर्शन स्कीम के अंदर भी आ रहे हैं, तो वो सारी स्कीम आप कोरिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री पढ़ते टाइम, आपको जल्दी जल्दी याद रहेगा। अच्छा यहाँ ये था, पहला सरमन सारनाथ ने दिया, तो वो सर्किट जो बन रहा है वहाँ सारनाथ है, पावापुरी है, लुम्बिनी है, नेपाल को ऐड किया उसमें। फिर बात हो रही है भूटान को ऐड करने की, तिब्बत को ऐड करने की। तिब्बत तो नहीं जा पाएंगे हम, भूटान तक ऐड करने की, 3 देशों का ट्राइलेटरल कॉरिडोर बनाने की। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अब कुशीनगर में मरे थे वो, मैंने कुशीनगर भी ऐड होगा इसमें। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन जहाँ स्टार्ट हुआ था उसको ऐड करना। ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर से जोड़ सकते हो, तो आपको याद रहेगी कोरिलेशन। सबसे पहले बात, बौद्धिज्म का डॉक्ट्रिन क्या है, वो डिबेट में विश्वास नहीं करते थे सोल्स वोल्स की। जैसे जैनिज्म ने क्लियरली कहा था कि भाई फ्लक्स में सोल, आपको फिजिकल बॉडी से निकलना है, बाहर जाना है। और इन्होंने इसमें कोई फोकस नहीं किया, और वर्ल्डली प्रॉब्लम मतलब सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने ध्यान दिया कि जो अभी तक है प्रेजेंटली, इससे कैसे मुक्ति पाए। दुनियादारी को छोड़ो भाई, वो सब रहने दो, पहले बहुत रिलीजन घुसे हुए थे हिंदुज्म उसमें, तो इसने उसको चेंज करने की कोशिश की। ना बोला दुनिया में गम है, दुख है, रुसवाई है, और सब डिजायर्स की वजह से, आपकी आकांक्षाएं जो है, इसकी वजह से आप फंसे हुए इन चीज़ों से। तो इससे मुक्ति कैसे पाएंगे? अगर आकांक्षाओं या फिर एम्बिशंस पर, आपको डिजायर्स पर, डिजायर की मतलब एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जो डिजायर क्या है, मुझे मोहमाया भी नहीं, कुछ पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है उस पर जीतना है तो आपको निर्वाण करना पड़ेगा। और कैसे होगा वो? तभी जब बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बोधिसत्व कॉन्सेप्ट आता है कि पहले इतने इतने जन्म हुए थे उनके, तो उन सब की कहानियां हैं। पहले वो किसी और जानवरों के रूप में भी थे बुद्ध, तो वो मिथिकल स्टोरीज है, रियल स्टोरीज है। गौतम बुद्ध बेसिकली, जैसे वो महाभारत को कुछ लोग कहते हैं रिलीजियस स्ट्रक्चर है, कुछ लोग कहते हैं मिथिकल स्टोरीज है। ठीक है, तो मिथिकल स्टोरीज थी वो उसमें, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी डिफ्रेंशिएट करिएगा। अगर आप NCERT साथ साथ पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा, बट बेसिकली मैंने कवर करा है मोस्टली। तो बुद्धिज्म की बात करें तो 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग की बात की है। ह्यूमन माइजरी मतलब मानवीय, आपको जो जो समस्या है उनसे मुक्ति पाने के लिए 8 फोल्ड पाथ की बात की है। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट माइजरी की जो इन्होंने बात की, उसके बाद राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन की बात की। ये तरीके हैं जिससे आप ह्यूमन माइजरी से मुक्ति पा सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं, पर 4 एटर्नल ट्रूथ की बात की थी उन्होंने, कि 4 कहते हैं ना सबसे बड़े सार्वभौमिक सत्य। तो इसके अंदर आते हैं, सौरो है दुनिया में, कॉज ऑफ सौरो क्या है, डिजायर, प्रिवेंशन ऑफ सौरो क्या है, ट्रम्प ओवर डिजायर, और पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सौरो क्या है, अवॉइड एक्सट्रीम। देखिए ये पॉइंट एग्जांपल है। इन्होंने कहा था जैसे सम्यक दर्शन की वहाँ बात थी, तो यहाँ इन्होंने कहा कि बीच का मार्ग लो, एक्सट्रीम में मत जाओ, ज़्यादा कुछ करोगे तो दिक्कत होगी।
संस्कृत में एक टर्म है अतिसवर्थ वर्जित, ऐसे कुछ टर्म है जो इन टर्म में यूज होता है। तो अब देखिए सौरो है, दुनिया में दर्द है, और वजह क्या है इन सब की, दुख की, वो डिजायर है। और फिर डिजायर का आपको हटाना है तो क्या करना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। अब कैसे प्राप्त करेंगे, एक्सट्रीम नहीं करने से, एक्सट्रीम करेंगे तो दिक्कत है। तो कोड ऑफ कंडक्ट है, दूसरों का प्रॉपर्टी मत हत्या, और नॉन वायलेंस रखो, ट्रूथ, नॉन टॉक्सिकेंट और नॉन इंडल्जेंट करप्ट प्रैक्टिसेस। ये बेसिकली कॉमन सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा मत करो, अहिंसा रखो, सत्य का पालन करो, नशीली वस्तुओं का उपयोग ना करें, और भ्रष्टाचारी कार्यों में ना काज करें। तो जैसे आज की डेट में अगर हम करें तो हमारा सारी समस्याओं का निदान इसी से हो जाएगा, जो हम कर नहीं सकते। जैसे तो बुद्धिज्म आप देख सकते हैं, इनकी बातें जो है बिल्कुल नॉर्मल है, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने की चीज़ें। दैट इज इट शोकेसेस दैट ही वाज नॉट, कि उतने ज़रा ये फोकस वहाँ नहीं रखते थे कि भाई आप कैसे, धर्म क्या है, ये क्या है, भगवान क्या है। इनको बेसिकली इसी से मतलब था कि आपको कैसे आपकी समस्याओं का निदान चाहिए। बेस्ट तरीके हैं ये कंडक्ट जो इन्होंने यहाँ बात करी है, हाउ टू फॉर एटर्नल ट्रूथ का पालन करो और ये सिस्टम अपनाओ तो आपको सॉल्यूशन। अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन से 8 फोल्ड पाथ क्या है। और 8 फोल्ड पाथ तो बेसिकली कुछ नहीं है, एलिमिनेशन ह्यूमन माइजरी है, ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और 4 एटर्नल ट्रूथ, दुनिया में गम है, ठीक है। गम क्यों है, क्योंकि हमें इच्छाएं हैं। इच्छाएं क्यों है, क्योंकि हमें उसका निदान क्या है, इच्छाओं पर विजय पानी है। और 5वां कैसे भाई पाएंगे, तो गम से दूर रखने के लिए एक्सट्रीम में मत जाओ, किसी चीज़ के पीछे जान से ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ जाओ कि भाई मैं अब क्रिकेट खेलूंगा, मैं दिन भर क्रिकेट ही खेलूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, या मैं पढ़ी रहा, मैं 24 घंटे पढ़ता ही रहूंगा, भाई तब तुम पागल ही हो जाओगे। तो डोंट गो टू एक्सट्रीम, आप बीच में रखिए, मीडियम बना के रखिए, तो सब कुछ सही रहेगा। तो काफ़ी सिंपल है थ्योरी, बट याद करना आपको फायदा का मतलब है। कोड ऑफ कंडक्ट इनके 5 है, सिंपल है। दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं हथियानी, नॉन वायलेंस रखना है, करप्शन नहीं करना है, सच बोलना है, नॉन टॉक्सिकेंट, नॉन टॉक्स वो नशीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। बेसिक सिंपल चीज़ है। अब देखते हैं इनकी स्पेशल फीचर क्या थे जो इनको फैलने में इनकी मदद हुई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैला। एक तो एग्नोस्टिक है, न एथिस्टिक है, न थीसिस्टिक है। एग्नोस्टिक मतलब इसने कुछ नहीं, भाई भगवान क्या है मुझे मतलब नहीं है, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब जरूरत होगी तब देखेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दे आर नॉट क्लियरली सेइंग एनीथिंग। इवन गौतम बुद्ध वाज क्वाइट साइलेंट ऑन मैनी थिंग्स। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल पर ज़्यादा फोकस करते नहीं है, मासेस को अपील की, क्योंकि फिलोसॉफिकल डिस्कशन में नहीं पड़े। देखिए आम भाषा का उपयोग किया गया, ज़्यादा पंगे लिए नहीं गए किसी भी चीज़ में। इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम को अटैक किया, ठीक है, और कहा कि संघ में आओ, कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर, ऐसे ही आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काफ़ी लिबरल थे, डेमोक्रेटिक थे, और ब्राह्मणिज्म की तरह नहीं थे कि एलिटिस्ट वर्ण है, ये है वो, सबके बीच में इक्वालिटी है, कोई भी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। सो दे वर क्वाइट चिल्ड इन दैट रिगार्ड, काफ़ी चिल्ड थे कि भाई आओ, यूज़ करो, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटा, सीधी सीधी सॉल्व क्वेश्चंस को बांटा, ये सब करो। भिक्षुओं के लिए इनका विनय पिटिका था, डिसिप्लिन का, जिसमें भयंकर चीज़ें थी, भाई ये करो वो करो। अदरवाइज आम लोगों के लिए भाई तुम आओ, ज्वाइन करो, जीवन सही तरीके से जियो, आम जिंदगी जीते हुए मुक्ति पालो। इस वजह से काफ़ी तेज़ी से फैला है, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कंज्यूमर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली रिलीजन था। और ऑफ कोर्स आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। अब बुद्धिज्म में सबसे पहले कहाँ, मगध से, ऑफ कोर्स वो चले थे नेपाल से, जो बिहार के साइड में था, बिहार में आए, बौद्ध गया, ऑफ कोर्स बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, वहाँ से स्प्रेड हुआ। तो ऑफ कोर्स यूपी और बिहार के लिए सबसे पहले फैला। मगध एम्पायर सबसे बड़ी एम्पायर वहाँ पर शुरू हुआ, मगध के लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो लेकिन वो बुद्धिस्ट ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को गौर से ध्यान से नहीं कहते थे भाई तुम क्षत्रिय हो, ये हो वो, हम राजा हैं, तो उन्होंने ये अपना लिया और इसको काफ़ी उन्हें प्रिविलेज मिली। पाली लैंग्वेज यूज़ की, कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, जिससे इनको बहुत जल्दी से फैला। ये संघ सबके लिए खुले थे, और अगर वो रूल फॉलो करें, कॉन्टिनेंस, प्रॉपर्टी और फेथ अमंग अदर्स का, तो इजीली ज्वाइन कर लेते थे। तो आराम से लोग सीधा सीधा ज्वाइन करने लगे, चलो भाई बुद्ध बनते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। 3 बेसिक कोर्स इनके, जो अशोक ने भी बोले थे। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। 3 मेन एलिमेंट थे इनके, बुद्ध, संघ और धम्म। वही जो मैंने आपको बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अब देखिए मगध, कोशाल, कौशाम्बी और कई सारे रिपब्लिकन स्टेट ने बड़ी तेजी से बुद्धिज्म अपनाया, लोगों में फेम हुआ। सबको, जो राजा थे उनको लगा भाई ब्राह्मणिज्म, एलीट से फुर्सत मिल जाएगी हमें, ठीक है, नोबिलिटी से आराम मिलेगा, तो उन्होंने अपना लिया। अशोक ने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग, और तब उन्होंने इसको तगड़ा फैलाया था हर जगह। श्रीलंका में अपने बेटे को भेजा, कई वेस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ट्रेड वॉर्स, जो मैप देखने, ट्रेड जहाँ जहाँ ट्रेडिंग हुई वहाँ वहाँ फैला, तेजी से फैला, काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी नॉन वायलेंट था।
और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट फोकस करता है कि इंडिया काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव थे, कि इंडिया में कभी भी फोकस नहीं किया कि भाई तुम यही सिस्टम फॉलो करो, ऐसे रिलीजन को मानो, आप किसी को भी मानो, कहीं से भी मानो, ये सारी चीज़ें थी। और ये इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर का, इसलिए इसे प्लूरलिस्ट कल्चर कहते हैं, बहुआयामी है और एकात्मक नहीं है। अब इसके बाद क्या बने, दो बेसिक धड़े इनमें बने, आई थिंक थर्ड या फोर्थ काउंसिल हुई थी उसमें इनकी, जिसमें महायान और हिनायन दो फॉर्म हुए। अब क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड के बाद इंडियन रिलीजन काफ़ी चेंज हो गए। बुद्धिज्म देखिए अशोक तक तो काफ़ी फैला, और मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर जब थे उनके बाद शुंग डायनेस्टी आई थी, जो आई थिंक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया था बुद्धिस्ट को, तो बुद्धिज्म फिर चेंज हो गया। और उससे पहले वो कन्वेंशन में भी चेंज हुआ था, जहाँ पे महायान मतलब जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लग गए थे वो शुरू हो गया, जिसे ग्रेट व्हील कहते हैं। हिनायन जो कि उसकी पूजा नहीं करते, उन्हें स्मॉल व्हील भी कहते हैं, ये बन गया। अब जो कनिष्क थे वो महायान के थे, तो अब देखियो बुद्ध की पूजा स्टार्ट हो गई। अब पॉइंट है कि भाई बुद्ध ने खुद ही कहा था कि तुम आइडल वर्शिप या इन सब में मत पड़ो, पर आखिरकार बुद्धिज्म भी वहीं चला गया। और इसके ऊपर पॉइंट था कि औरतों को मठ में आना अलाउड नहीं था, जो इस बार में शुरू हो गया, तो इसका रिलीजन वहां से भी कम होना स्टार्ट हो गया। पर ये जल्दी से बर्मा में फैला और थेरावाद बुद्धिज्म आया, जहाँ पे कोई गॉड नहीं थे। ये देखिए थेरावाद बुद्धिज्म में क्या था कि निर्वाण एक फेज से दूसरे फेज के जाने को कहते हैं, कि आप निर्वाण ले रहे हो तो आप एक फेज में हो, उसके बाद आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, जो आप कोई भी हासिल कर सकता है थेरावाद। तो देखिए फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, हर बंदा कर सकता है। कई टेम्पल स्टैचूज बने, पाली लिटरेचर काफ़ी फैला, श्रीलंका में इसका यूजेज होने लग गया, तो साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया बुद्धिज्म, तो काफ़ी स्प्रेड हुआ तेजी से। पर उसके बाद आप देखेंगे तो इंडिया में तगड़ा डिक्लाइन हुआ इसका। इसकी वजह ये थी, एक तो काफ़ी तेजी से फैला था, जो एलीट थे ब्राह्मणिज्म के, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर लिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे बड़ा दुश्मन है, पहले इसको खत्म करो, ये रिलीजन। तो वहां पर रिचुअल भी आ गए। तो देखिए पहले तो वो स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट था इनकी खुद के भी पंगे बढ़ने लग गए, इन्होंने खुद पूजा स्टार्ट कर दी, रिचुअल्स आ गए। पहले रिचुअल्स कुछ था नहीं, फिलोसफी में ज़्यादा जाते नहीं थे, अब इन्होंने फिलोसफी स्टार्ट कर दी, रिचुअल सेरेमनी शुरू कर दी। तो इन्होंने पहले इसको मना किया, अब खुद ही करने लग गए, तो लोगों को लगाया ये तो फिर वहीं जा रहे हैं। तो एक तो पहले जो अपील थी लोगों के बीच में कम हुई। अब ब्राह्मणिज्म रिफॉर्म हो गया, उन्होंने कहा भाई अब तुम अपने कैटल रखो, वेल्थ रखो, और औरतों और शुद्रा उसको भी उन्होंने कई जगह आना अलाउ करना शुरू कर दिया, तो वो रिवॉल्व हो गए, तो जो जाने वाले थे रुक गए। आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई इनकी, गिफ्ट और लैंड ग्रांट्स जो थे वो इन्होंने भी मॉन्क्स को देने स्टार्ट कर दिए, तो फिर वहीं आ गए जहाँ से चले थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही जहाँ से इंटेलिजेंस और चैरिटी, वो भी अमीर होने लग गए, वहाँ भी विहार बड़े बड़े बनने लग गए, और वो भी रईसों की तरह जीने लग गए। तो ये करप्शन स्टार्ट हो गया। मॉन्क ने पाली छोड़ दी, संस्कृत पकड़ ली कई जगह, इसे वज्रन्य कहते हैं, मतलब वज्रन्य बुद्धिज्म में फिर उन्होंने संस्कृत यूज करना शुरू कर दिया पाली की जगह। तो अब देखिए यहाँ भी शुरू हो गया समस्या कि भाई पाली इन्होंने छोड़ दी, तो मासेस जो थे उन्होंने छोड़ के फिर वापस आ गए जहाँ से आ रहे थे। भाई तुम संस्कृत तो तुम जहाँ से आ रहे हैं वहीं जा रहे हैं। मॉरल डिग्रेडेशन, वायलेशन ऑफ की प्रिंसिपल ऑफ इनकंटिनेंस, ब्रह्मचर्य लोगों ने छोड़ दिया। कहा जाता था कि मोनेस्ट्रीज में पहले औरतें अलाउड नहीं थी, मतलब महिला भिक्षु, बाद में उन्हें भी अलाउ करने लग गया, और फिर करप्शन बढ़ गया और कई सारी चीज़ें होने लग गई जो वो नहीं चाहते थे हो। तो इस वजह से काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ गई और इसकी इमेज गिरने लग गई। उसके बाद टर्किश इन्वेडर्स ने हमले किए और मोनेस्ट्रीज तोड़े, कई सारे लोगों को मारा, नालंदा बिहार में मारा, वो बौद्ध वृक्ष जला दिया। तो बुद्धिज्म जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं पर खत्म होना स्टार्ट हो गया। ऑफकोर्स उसके बाद इस्लाम आया और यह नॉन वायलेंट था और वायलेंस बढ़ती चली गई। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें हुई। अशोक के जाने के बाद सबको लगा कि बुद्धिज्म की वजह से ही मौर्य एम्पायर कोलैप्स हुआ है, जबकि वो एक रीजन था, नॉट अ प्राइमरी रीजन बट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई और फिर इसका डिमाइज स्टार्ट हो गया था। तो ये बेसिक प्राइमरी रीजंस थे। अब देखिए मैंने आपको 4 काउंसिल्स की बात की थी। जो पहली काउंसिल हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु राजगीर में, उन्होंने करवाई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ महाकश्यपा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, विनय पिटिका शुद्ध पिटिका आए थे। विनय पिटिका क्या था, पिछले में मैंने बताया था। विनय पिटिका मतलब लेक्चर में जो उनकी डिसिप्लिन है कि मॉन्क्स का क्या डिसिप्लिन होगा वो होगा। ठीक है, सेकंड काउंसिल वैशाली में हुई थी जो काल अशोक ने कराई थी और इसकी प्रेसिडेंसी सभा कमी ने की थी, जहाँ पे थेरावादा और महासंघिका आया थे। अब थेरावादा क्या था मैंने आपको बताया, इशू रिवाइज। थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था जो अशोक ने कराया था। इसमें ये प्रेसिडेंसी थी मोगलिपुत्र तिस्सा की, जिसमें अभिधम पिटिका स्टैब्लिश। अभिधम पिटिका क्या है आपको फिर मैंने बताया हुआ है। ऑफकोर्स आपको पावर पॉइंट या पीडीएफ मिल जाएंगे वेबसाइट पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार रिवाइज करते रहे अगले से पहले, क्योंकि अब लेंथी वीडियोस में रिवीजन में काफ़ी टाइम लग जाता है। वी कांट गो टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जैसे अभी तक हिंदू रिलीजन मैंने ठीक से कवर नहीं किया, उसका अलग वीडियो एक आएगा।
थर्ड काउंसिल कहाँ पाटलिपुत्रा में हुई थी, अशोका ने कराई थी, किसके अंदर, मोगलिपुट्टा टिसिका में, जो अभिधम्मपिटिका स्टैब्लिश हुई थी। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई थी, जहां पर वासुमित्र ने कराई थी, और यहीं पर आपका डिवीजन हुआ था हिनायन महायान। अब देखिए, कहा जाता है कनिष्क को केटर करना था, जो उनके अपनी जनता थी उसके लिए, तो वहां पे डिवीजन हो गया था, और हिनायन वालों ने कहा था महायान वाले तुम गलत हो, और वहीं से मूर्ति पूजा करप्शन ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। द डिक्लाइन बेसिक फोर्थ जो कश्मीर, देखिए इंपॉर्टेंट देखिए, 3 बिहार में हुई थी, ठीक है। पहले का तो राजगीर में पहले मगध एम्पायर का कैपिटल था, फिर वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, मौर्य का जैसे मूव हुआ, और चौथी कश्मीर में हुई थी, जो कनिष्क ने कराई थी। तो याद रखिए कहाँ कहाँ क्या क्या, अभिनय पिटिका कब आई, अभिधम पिटिका कब आई, महायान हयाना कब बटा, और खैराबाद और महासंघिका कब शुरू हुआ। अब देखते हैं इसी टाइम में जब बुद्धिज्म फैला, सोसाइटी में क्या बदलाव आए थे। सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए थे। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर स्टार्ट हुआ था, मतलब एक चमकता मेटल, और इससे ट्रेड काफ़ी बढ़ा था, क्योंकि ट्रेडर्स की कम्युनिटी को फायदा हुआ था, सोशली वो काफ़ी आगे आए थे, और ब्राह्मणिज्म डिक्लाइन हुआ था, सेक्रीफाइसेस कम हुए थे, तो मौका मिला ट्रेड बढ़ने का, इसलिए बुद्धिज्म और ट्रेड सब बढ़े। राइटिंग बढ़ी क्योंकि लिटरेचर बढ़ गया। पाली काफ़ी ज़्यादा ने एनहेंस किया था रीच ऑफ लिटरेचर को, पाली कॉमन लैंग्वेज थी, और ऑफकोर्स हमने देखा वहाँ जैना ने भी लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था। और इस टाइम में क्या था, जो पहले बली सिस्टम था टैक्स का, टैक्स 1/6 प्रोड्यूस, जो वॉलंटरी थी, अब इनवॉलंटरी हो गई, भाई आपको तुमको देना ही पड़ेगा, और उसको लेने के लिए बली शाधक नामक अफसर जाके टैक्स कलेक्ट करने लग गए। और पहले जो जमीन होती थी ना, उस पर रेवेन्यू राइट्स होते थे कि भाई टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, तो मतलब आप वो कलेक्ट कर सकते थे, आप खाली एडमिनिस्टर कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ये होगा, जो जैसे किसी को दान में दिया तो टैक्स वो खुद कलेक्ट करेगा राजा। और किंगडम स्टैब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे बड़े बड़े, पहले तो महाजनपद वगैरह हुआ करते थे, तो वो चीज़ें अब बदल गई थी। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस आए थे, और सभा समिति खत्म हो गई थी, परिषद शुरू हो गए थे ब्राह्मणों के। अब देखिए हुआ ये था, जब बुद्धिज्म डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था तब तक गुप्त पीरियड आ गया था। गुप्त पीरियड आने के बाद क्या हुआ कि ब्राह्मणिज्म फिर अपने चरम पर आ गया, ठीक है। वेदास नए ऐड हुए थे, काफ़ी ज़्यादा पुराणास ऐड होने लग गए, नए लिटरेचर आए, और डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म हुआ, और अराइवल री इमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हुआ। तो वहाँ धर्मसूत्र आ गए, धर्मसूत्र फिर मनुस्मृति वगैरह, तो सही पहले धर्मसूत्र आ गए, और वहाँ पे वर्ण सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड जो हम आगे कवर करेंगे। तो री इमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हुआ, और ब्राह्मणिज्म हुआ, और ये आपका ये सिस्टम जो था डेमोक्रेटिक कुछ हद तक कमज़ोर पड़ता चला गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी बुद्धिज्म की जो हमने कवर की, और जैनिज्म की। अगले में हम आगे देखेंगे कि इसके बाद गुप्ता पीरियड या जो अगले रिलीजियस पार्ट है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स। और प्लीज़ रिवाइज करते रहे, आपको onlyas.com पे हमारा जो PowerPoint PDF है मिल जाएगा, और प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक एट आवर वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।